नमस्कार। आर्ट हिस्ट्री हिंदी के कला पर चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक कला के किसी विशेष पहलू पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैचारिक कला से। कंसेप्चुअल आर्ट। हाँ, एक ऐसा आंदोलन जिसने कला की दुनिया में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया था। बिल्कुल। ये कहकर कि कलाकृति कैसी दिखती है ये जरूरी नहीं है, उसके पीछे का विचार क्या है वो जरूरी है। हाँ, और ये विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। इसे कला का विभौतिकीकरण भी कहा गया, डीमटीरियलाइजेशन। मतलब कला अब कैनवस या पत्थर में नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार में सिमट सकती थी। इससे तो कला बाजार भी एक अजीब स्थिति में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, आप एक विचार को कैसे खरीद बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मार्सेल डुशैम्प का 1917 का फाउंटेन ही माना जाता है। वो यूरिनल वाला काम। हाँ, उन्होंने एक बना बनाया यूरिनल खरीदा, उस पर दस्तखत किए और उसे एक कला प्रदर्शनी में भेज दिया और उसे खारिज कर दिया गया, जाहिर है। पर इस एक काम ने कला की पूरी परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये सवाल सिर्फ सुंदरता का नहीं था, है ना? नहीं, ये था कि कला क्या है और इसे तय कौन करता है। सही। दुशैम्प कह रहे थे कि कलाकार का चुनाव, उसका इरादा ही किसी भी चीज को कला बना सकता है, चाहे वो एक यूरिनल ही क्यों ना हो। उन्होंने कला को बनाने की प्रक्रिया से हटाकर सोचने की प्रक्रिया से जोड़ दिया। बिल्कुल। और इसी सोच को जोसेफ कोसुथ जैसे कलाकार तो और भी आगे ले गए। हाँ, उनकी वो मशहूर कृति है आर्ट एज आइडिया। लेकिन कोसुथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैचारिक कला को आलोचकों या दर्शकों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार अपने आप में ही पूर्ण है। पर क्या ये बात थोड़ी अभिमानी नहीं लगती? लगती है। कई लोगों को ये बात अभिमानी लगती भी है। वो मानते थे कि कला का काम फिलॉसफी की तरह है, फिलॉसफी की तरह। सवालों की जांच करना। हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक को अपने शोध के लिए आम जनता की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा। वैसे ही कोसूत मानते थे कि कलाकार को भी अपने वैचारिक काम के लिए दर्शकों की जरूरत नहीं है। मतलब वो कला को आम लोगों की पहुंच से दूर ले जा रहे थे। एक तरह से हाँ, पर उनका असली मकसद कला को बाजार के चंगुल से छुटाना था। और आलोचकों के भी। हाँ, जो ये तय करते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो कह रहे थे कि कला का मूल्य उसके विचार की गुणवत्ता में है। ठीक है, तो डुशैम्प ने तो एक वस्तु को कला बनाया, लेकिन कुछ कलाकार तो इससे भी आगे निकल गए। वो वस्तु को ही हटाने लगे। हाँ, उन्होंने सिर्फ शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बदलाव क्यों आया? ये डीमटीरियलाइजेशन का अगला तार्किक कदम था। अच्छा। अगर विचार ही सब कुछ है तो उसे व्यक्त करने का सबसे शुद्ध माध्यम तो भाषा ही है। पेंट या मिट्टी की तुलना में? हाँ, क्योंकि पेंट या मिट्टी की अपनी एक तारीख होती है, एक बोझ होता है। भाषा ज्यादा सीधी थी, ज्यादा वैचारिक। तो कला गैलरी की दीवारों से निकलकर किताबों के पन्नों में पहुंच गई। बिल्कुल, टेक्स्ट पैनलों में। इसका एक दिलचस्प उदाहरण है कीथ आर्नेट की 1972 की कृति ट्राउजर वर्ड पीस। हाँ, वो तस्वीर जिसमें वो बोर्ड पकड़े हुए हैं और उस पर लिखा है, मैं एक वास्तविक कलाकार हूँ। ये तो बड़ा सीधा साधा बयान लगता है। लगता तो है, पर ये बहुत चालाकी से कला की दुनिया के पाखंड पर चोट करता है। कैसे? यहाँ मुख्य सवाल ये है, वास्तविक कलाकार होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि आर्नेट की ये तस्वीर एक गैलरी में लगी है उनका दावा सच हो जाता है? और साथ में एक टेक्स्ट पैनल भी तो है। हाँ, वो दार्शनिक जॉन ऑस्टिन का एक अंश है जो बताता है कि असली या रियल शब्द का कोई एक मतलब नहीं होता। अच्छा। उसका अर्थ हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को नकली मानकर खारिज कर रहे हैं। तो ये काम सीधा सीधा दर्शक से पूछ रहा है कि भाई तुम ही तय करो। बिल्कुल। क्या ये कलाकार असली है क्योंकि गैलरी कह रही है, या ये सिर्फ एक आदमी है जो बोर्ड पकड़कर खड़ा है? सही पकड़ा, यही इस काम की खूबी है। मुझे लगता है कि अगर इसी काम को गैलरी के बाहर किसी सड़क पर दिखाया जाता तो इसका असर बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल, तब ये कलाकृति कम और शायद एक पागल आदमी का दावा ज्यादा लगता। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गैलरी और म्यूजियम जैसी संस्थाएं कितनी शक्तिशाली हैं। वही तय करती हैं कि क्या कला है और क्या नहीं। आर्नेट उसी सत्ता पर सवाल उठा रहे थे। एक और काम जो दिमाग में आता है वो है विक्टर बर्गिन का रूम। वो तो और भी ज्यादा चरम पर है। शायद मुझे बोरियत महसूस होगी या समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आपकी ये प्रतिक्रिया बहुत आम है और बर्गिन शायद यही चाहते भी थे। सच में? हाँ, वो पारंपरिक कला के अनुभव को पूरी तरह से उलटना चाहते थे। देखिए,
पारंपरिक कला में हम एक वस्तु को देखते हैं जो हमसे बाहर होती है। सही। रूम में कलाकृति बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर घटित होती है। मेरे अंदर कैसे? दीवारों पर जो 18 प्रस्ताव लिखे हैं वे आपसे आपके शरीर, आपकी यादों और आपकी मौजूदगी के बारे में बात करते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। एक प्रस्ताव कहता है, इस कमरे में आपकी त्वचा के संपर्क में आने वाली हर चीज। अच्छा। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं आपका ध्यान अचानक अपने कपड़ों पर, हवा के तापमान पर, अपने पैरों के नीचे की जमीन पर चला जाता है। बिल्कुल। एक और प्रस्ताव कहता है, इस पल आपके द्वारा अनुभव की गई उन सभी स्मृतियां। तो अब मेरा दिमाग अपनी यादों में चला गया। हाँ, तो धीरे धीरे वो खाली कमरा आपके विचारों, संवेदनाओं और यादों से भर जाता है। मतलब मैं, मेरा शरीर और मेरा दिमाग, ये सब मिलकर उस कलाकृति को पूरा करते हैं। कला अब दीवार पर टंगी वस्तु नहीं बल्कि एक घटित होने वाला अनुभव है। ये दिलचस्प है। तो कलाकृति दर्शक के बिना अधूरी है। सही। लेकिन इस तरह की कला अक्सर लोगों को बहुत ठंडी और बौद्धिक लगती है। हाँ, ये शिकायत आम है। लोग कहते हैं इसमें महसूस करने जैसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक दिमागी पहेली है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? हाँ, और ये एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है जिसे न्यूरो एस्थेटिक्स कहते हैं। न्यूरो एस्थेटिक्स? यह विज्ञान अध्ययन करता है कि हमारा दिमाग कला के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। अच्छा। और इसने पाया है कि ज्यादातर पारंपरिक कला हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो रंग, रूप, पैटर्न जैसी चीजों को प्रोसेस करते हैं। हमारा परसेप्चुअल सिस्टम? हाँ, हमें एक सुंदर पेंटिंग देखकर जो आनंद मिलता है वो काफी हद तक एक सहज शारीरिक प्रतिक्रिया है। और वैचारिक कला इस सिस्टम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। बिल्कुल। वैचारिक कला अक्सर जानबूझकर देखने में साधारण या बदसूरत होती है। तो वो हमारे दिमाग के आनंद केंद्रों को सीधे तौर पर उत्तेजित नहीं करती। इसीलिए न्यूरो एस्थेटिक्स के लिए ये एक अंधा धब्बा या ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। तो फिर दिमाग के कौन से हिस्से काम करते हैं? इसे सराहने के लिए हमें उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। जैसे स्मृति, मेमोरी, तर्क, रैशनल इंडक्शन और सबसे जरूरी भाषाई प्रसंस्करण, लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। तो ये कला हमारी आंखों से नहीं, हमारे दिमाग के लैंग्वेज सेंटर और लॉजिक सेंटर से बात करती है। एकदम सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फिर से दुशाम्प का एक काम है, बोयते एंड वालिस। एक सूटकेस में बक्सा? हाँ, वो सूटकेस जिसमें उन्होंने अपने ही कामों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां रखी थीं। सही। अब उस सूटकेस में किसी एक चीज को देखने में कोई खास मजा नहीं है। फाउंटेन का छोटा सा मॉडल है, मोनालिसा की मूंछों वाला पोस्ट कार्ड है। हाँ, और भी कई चीजें हैं। इसका असली जादू तब शुरू होता है जब आपका दिमाग इन सभी चीजों के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। एक विजुअल निमोनिक सिस्टम की तरह? बिल्कुल। आपका दिमाग इन अलग अलग टुकड़ों को देखकर एक कहानी गढ़ता है। कला क्या है, मौलिकता का क्या मतलब है। दर्शक को यहाँ लुप्त वैचारिक कड़ी की खुद आपूर्ति करनी पड़ती है। हाँ, ये एक दिमागी कसरत है और इसमें एक अलग तरह का आनंद है। तो क्या ये कला वास्तव में इतनी नई और क्रांतिकारी थी? ये इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। या ये सिर्फ किसी पुरानी चीज को एक नए पैकेट में पेश कर रही थी? मतलब क्या कला में विचार हमेशा से महत्वपूर्ण नहीं रहा? असल में रॉजर सीमन जैसे विचारक यही कहते हैं कि वैचारिक कला कोई आसमान से नहीं टपकी। अच्छा। ये कला के इतिहास से कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि ये कला के वैचारिक आयाम पर एक नया जोर है जो हमेशा से मौजूद रहा है। पारंपरिक कला में ये वैचारिक आयाम कहाँ दिखता है? हर जगह। पारंपरिक कला में रूपक, एलेगोरी के इस्तेमाल को देखिए। जब हम दांते की कविता में एक भेड़िए के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक जानवर के बारे में नहीं सोच रहे होते। वो भेड़िया लालच का प्रतीक है, एक विचार है। बिल्कुल। यहाँ भी विचार भौतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। या किसी पुनर्जागरण की पेंटिंग में एक खोपड़ी को देखिए, मेमेंटो मोरी। हाँ, वो सिर्फ एक खोपड़ी नहीं है, वो मृत्यु की अनिवार्यता का विचार है। तो मतलब कलाकार हमेशा से विचारों के साथ ही काम करते आए हैं। हाँ, और दर्शक भी हमेशा से कल्पनाशील अनुमान की प्रक्रिया में शामिल रहा है। इमेजिनेटिव इन्फरेंस। कला का आनंद अक्सर कलाकार द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने में होता है ना? हाँ, उस गैप को भरने में हमें छिपे हुए अर्थों को खोजना पड़ता है।
और ये प्रक्रिया दांते की कविता को समझने में भी काम करती है। और दुशांप के सूटकेस को समझने में भी। दोनों ही मामलों में दर्शक को सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वैचारिक कला ने इस प्रक्रिया को ही कला का मुख्य विषय बना दिया। सही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि वैचारिक कला ने कला को नष्ट नहीं किया, जैसा कि कई लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कला के मूल्यांकन के पारंपरिक 3 स्तंभों अनुकरणात्मक, अभिव्यंजक और औपचारिक में एक चौथा और बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया, वैचारिक आयाम, कंसेप्चुअल। और शायद इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ। इसने ये सवाल हमारे सामने रख दिया कि क्या आज के मीम्स या इंटरनेट पर बनने वाली कला को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या वो भी एक तरह की वैचारिक कला है, जहां विचार उसके दिखने से ज्यादा तेजी से फैलता है? हाँ, काफी हद तक। मीम कल्चर वैचारिक कला का ही एक डिजिटल अवतार है। अच्छा। एक तस्वीर, एक टेक्स्ट, एक विचार जो तुरंत फैलता है, और उसका मूल्य उसके दिखने में नहीं बल्कि उसके सांस्कृतिक संदर्भ और उसके पीछे के विचार में होता है। तो वैचारिक कला ने कला को गैलरी की दीवारों से निकालकर हमारे दिमाग में और अब हमारी स्क्रीन पर स्थापित कर दिया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कला पर चर्चा को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।